रामगढ़ गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली बिखरी थी। गांव में सभी लोग संपन्न थे। अधिकतर घरों के लोग बाहर कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नौकरी करते थे। कुछ परिवार उन बड़े घरों की सेवा में लगे थे, जैसे धोबी, नाई, कहार, लोहार या मोची। उन सबका खर्च भी चल ही जाता था। सब लोग खुश थे। बच्चे के लिए पास में ही विद्यालय था। नजदीक में ही एक स्वास्थ्य केंद्र था। किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। एक दिन, अरे हरिहर, कल सुबह सुबह ही बैलगाड़ी लेकर स्टेशन चले जाना। कौशल अपने परिवार के साथ दशहरा मनाने यहाँ आ रहे हैं। मालिक, और कोई जाएगा? नहीं, तुम ही चले जाओ, नहीं तो आते समय दिक्कत हो जाएगी। इतने लोग गाड़ी में बैठ भी तो नहीं पाएंगे। जी मालिक। मुखिया जी का बेटा 2 साल बाद आ रहा था। मुखिया की पत्नी राधा पिछले कई दिनों से पूरे घर की साफ सफाई, रंग रोगन में व्यस्त थी। कल रात से ही तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। अमला, आज तू यही कोठी में ही रुक जा। कल तड़के ही कौशल आ जाएगा, फिर मैं अकेले कैसे सब संभालूंगी। ठाकुराइन, आप चिंता मत करो, हम सुबह मुंह अंधेरे ही आ जाइबे। हम ही तुमका उठाइबे, देख लियो। असल में घर माँ बहुरिया का एक बिटवा हमारे पास सोवत है। अच्छा ठीक है भाई, चली जाना। सुबह होते ही हरिहर गाड़ी लेकर तैयार हो गया। बेलों के गले की टुनटुन की आवाज से राधा की नींद खुली। अरे भोर होने को है, अमला कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। उठते हुए बड़बड़ाई। दरवाजा खोल कर देखा तो हरिहर खड़े थे। मालकिन, हम जा रहे हैं स्टेशन, कुछ लाना नहीं है तो बाजार से। हरिहर, 2 किलो गरम जलेबी मिले तो ले लेना, कौशल बड़े मन से खाते हैं। जी मालकिन। हरिहर गाड़ी लेकर चला गया। राधा घर में गई तो दासियों काम सोचकर ही पसीना चूचू आया। अभी कचौड़ी की दाल पीसनी है, खीर के लिए दूध चढ़ाना है। तभी दरवाजे पर दस्तक आई। दरवाजा खोलते ही अमला धड़क से दरवाजा ठेलते हुए अंदर आई। ठाकुराइन, गजब जानवर देखे हम तो। अभी तक कलेजा धड़क रहा है। कैसा जानवर और कहाँ देखा? अरे उहे जो आपका बगीचा है ना, हुआ से हम ही आवत रहे थे। तब तक देखा एक बन मानुस जैसे काला आदमी पेड़ पर छलांग मार मार कर सब फल खावत रहा। अच्छा चल, उसको छोड़, फटाफट काम निपटा। ठाकुराइन, पहले चाय तो पिला दियो। हाँ, मैं चाय बना रही हूँ। काम करते करते सुबह के 8 बज गए। तब तक पूरे गांव में काले बंदर के बारे में लोग बात करने लगे। बलई यादव और मनोहर मुखिया जी के पास आए। मुखिया जी, आपके बगीचे में बन मानुस जैसा काला बंदर उत्पात मचाए हैं। जो उधर से जाता है उसको डरा रहा है। लगता है अब खुदा की तब खुदा। बस अभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। सारे पेड़ पल्लव तोड़ फोड़ कर सत्यानाश कर दिया है। मुखिया जी ने गांव के लठेतों को खबर भिजवाई और सबको साथ लेकर बगीचे की तरफ चल दिए। वहां पहुंचे तो बगीचे को नोच नोच कर वो कहीं चंपत हो गया था। कौन है, कहाँ से आया है, पता करना होगा। चलो घर चले। सब लोग अपने अपने घर चले गए। मुखिया जी घर के भीतर आए तो, आपने कुछ सुना? किस बारे में? अमला कह रही है कि गांव में कोई वन मनुष्य जैसे दिखने वाला काला बंदर आ गया है और हमारे बगीचे को तहस नहस कर रहा है। चाय भिजवा दो, बाहर बगीचे से ही लौट रहा हूँ। वहाँ अब कोई नहीं है, पर बगीचे को बहुत नुकसान पहुँचा गया है। लेकिन वो आया कहाँ से? पता करना होगा। आसपास शायद कोई जंगल कटा होगा, जिसकी वजह से जानवर गांव में आ गया होगा। अपने आप चले जाएगा। मुखिया जी बाहर चले गए। राधा अपने काम में लग गई। नाश्ता खाना सब तैयार हो गया है, सिर्फ नहाकर पूजा करना रह गया है। उसके बाद बच्चों के आने का इंतजार करूंगी। अभी कितनी देर लगेगी कौशल को आने में? अब तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों देर लग रही है। राधा नहाकर आई, पूजा भी कर चुकी, लेकिन बच्चे अभी तक नहीं आए थे। राधा बाहर बरामदे में जाकर, अभी तक बच्चे आए नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। डर किस बात का? अरे वही काले बंदर का। अरे वो जहाँ से आया होगा वहीं चला गया होगा कि रास्ते में बैठा होगा। और जहाँ तक बच्चों की देरी का सवाल है, ट्रेन ही लेट हो गई होगी। हाँ, शायद यही हुआ होगा।
राधा भीतर ही गई थी कि बैलों की घंटी की आवाज कानों में पड़ी। राधा पलटी, गाड़ी में बच्चों को देखते ही भागी, पर कौशल के सिर से खून बहते देखकर चिल्ला उठी, कौशल क्या हुआ तुमको मेरे लाल? अम्मा नीचे उतरने दो, बच्चों को अंदर ले चलो, सब बताता हूँ। राधा बहू और बच्चों को लेकर घर में चली गई। बच्चे दादी से लिपट गए। दादी, आपको पता है हमारी गाड़ी पर एक बड़े से काले बंदर ने हमला कर दिया था। पापा ने उसको बहुत मारा और गाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। हम लोग तो बहुत रो रहे थे। बच्चे सच कह रहे हैं बहू। जी अम्मा, वो तो बहुत ही खूंखार दिख रहा था। शरीर पर बड़े बड़े काले बाल थे, वन मनुष्य की तरह। कब से घूम रहा है ये यहाँ? किसी ने खबर ही नहीं दी। आज सुबह सुबह ही तो अमला ने बताया। तुम्हारे बाबूजी सबको लिवा के गए तो वो बगीचे को तहस नहस करके भाग गया था। ओहो, वो तो कहो जान बच गई सबकी। हमें तो बच्चों का ही डर लग रहा था। तब तक कौशल भी आ गया। अम्मा घर में डेटॉल और गर्म पानी देना। राधा भागकर डेटॉल, गर्म पानी, तौलिया सब ले आई। बहू, पहले बच्चों को कुछ खिला पिला दो, तुम लोग भी खा लो, इसके बाद डॉक्टर को दिखाने जाना होगा। बच्चे हमारे पास रहेंगे। तब तक मुखिया जी भी आ गए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को हरिहर लाने गया है। डॉक्टर आए तो उन्होंने कौशल की मरहम पट्टी कर दी, कुछ दवाएं भी दे दी। सुना है काले बंदर से भिड़ गए आप? आज से पहले कभी ऐसा जानवर खुले में घूमते नहीं देखा। चिड़ियाघर में बनमानुस जरूर देखा था, बहुत ताकतवर भी था, दांत इतने बड़े थे जैसे दानव। बच्चे तो रोने ही लगे थे। देखिए, सावधान रहिएगा, बच्चों को छत पर मत भेजिएगा, कब कहां से आ जाए क्या पता। नाश्ता पानी करके सब लोग गपशप करने लग गए। दादी, हम लोग दशहरे में मेले देखने कैसे जाएंगे? बच्चों, दशहरा में हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक वो काला बंदर पकड़ा नहीं जाता, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। मैं कल ही जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा। दूसरे दिन कौशल स्कूटर से गया और थाने में रिपोर्ट लिखवाकर वापस आ गया। गांव में काले बंदर का ऐसा आतंक छा गया था कि जगह जगह लोग लाठी भाला लेकर खड़े रहते थे। एक दिन हल्ला मचा कि आज फिर काला बंदर गांव में आया है। देखो भाई, रोज रोज डर के बैठे रहने से अच्छा है कि एक ही बार में सब लोग मिलकर उस बंदर को पीट पीट कर धराशायी कर दे। हाँ मुखिया जी, हम तो तैयार हैं। चले, सब लोग साथ रहेंगे तो वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। सब लोग गांव में लाठी बलम लेकर निकल पड़े। जो देखता वही साथ हो लेता। कुछ लड़के भागते हुए आए। गांव के बाहर एक तालाब के किनारे वो पानी पी रहा है, कितना डरावना है। अरे मुरली, तुम्हारे पास जो मछली पकड़ने वाली जाल है वो लेते चलो, उसके ऊपर फेंक कर मरम्मत की जाएगी। सभी लोग उधर ही दौड़ पड़े। मुरली ने जाल ले लिया। सही में वो तालाब के किनारे बैठा था। तभी लड़कों ने पीछे से उसके ऊपर जाल डाल दिया। काला बंदर हुंकार भरते हुए गुर्राया, मारो इस राक्षस को। उनके इतना कहते ही लोग उस पर टूट पड़े। अंत में उसके हाथ पैर शिथिल हो गए। इतनी देर में पुलिस वाले भी आ गए। वो लोग उसे जाल सहित उठाकर ले गए। दरोगा जी, इस जानवर को जंगल में ही फिकवा दीजिए ताकि दोबारा से किसी पर आक्रमण ना कर पाए। मेरे बेटे को इसने लहूलुहान कर दिया था। उसके जाते ही गांव के बूढ़े बच्चे खुशी से नाच उठे। अगले हफ्ते दशहरा में खूब मजा आएगा। हम तो सोचे थे कि इस बार दशहरा मना ही नहीं पाएंगे। सबके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। रमेश 16 वर्ष का एक लड़का जो अपने पिताजी मदन के साथ रहता था। रमेश के जन्म के वक्त ही रमेश की मां की मृत्यु हो गई थी। रमेश के पिताजी मजदूर थे, काम की तलाश कर रहे थे, मगर कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। काम तो कोई नहीं दे रहा। अब लगता है खुद ही कोई काम शुरू करना होगा, मगर मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है कि मैं कुछ अपना काम शुरू कर सकूं। मदन गांव वालों से मदद मांगता है। एक बार में तो कोई कभी भी नहीं मानता है, मगर बहुत बार बोलने पर सभी थोड़ा थोड़ा पैसे देने के लिए मान जाते हैं। बेटा रमेश, मैं कुछ काम शुरू करने वाला हूँ, मगर तू इन सब चीजों के बारे में मत सोच। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं सब संभाल लूंगा।
जी पिताजी, ठीक है, जैसा आप कहें। मदन सभी पैसे मिलाकर एक छोटा सा ढाबा खोलता है। पिताजी, मैं स्कूल से आ गया, बताइए कोई काम है क्या? नहीं बेटा, तू बस बैठ, मैं काम कर रहा हूँ, तू बैठकर पढ़। रमेश वही ढाबे पर बैठकर पढ़ने लगता है और पिताजी जो भी बना रहे थे वो भी देख रहा था। पिताजी, आप अकेले थक जाएंगे, बताइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगा। तू एक काम कर, घर चला जा, वहाँ शांति से पढ़ना। देख, ग्राहक आने लगे हैं, शोर होने लगा है यहाँ। रमेश घर आ जाता है और मदन सभी को खाना बनाकर खिलाने लगता है। ढाबा अच्छे चलने लगता है। अब सभी के पैसे वापस कर दूंगा। मदन थोड़े थोड़े पैसे जमा करके लोगों को देना शुरू करता है, मगर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मदन के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी। अरे, मैंने तो सोचा था ढाबे से पैसे कमाकर सभी को पैसे वापस कर दूंगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ही महीने में ऐसी नौबत आ जाती है कि ढाबे को बंद करना पड़ता है। इधर हर रोज गांव वाले मदन से पैसों की मांग कर रहे थे, मगर मदन किसी को पैसे नहीं लौटा पा रहा था। पिताजी बहुत परेशान हैं, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मैं पिताजी की मदद कर पाता। हर रोज सुबह शाम मदन के घर लोगों का आना जाना हो रहा था और सभी पैसे मांगने ही आ रहे थे। रमेश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि पैसे नहीं थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई और काम भी नहीं मेरे पास, और अब तो ढाबा भी बंद हो चुका है। आखिर कैसे सभी के पैसे लौटाऊं? मदन बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है। एक दिन अचानक मदन के सीने में दर्द शुरू हो जाती है। रमेश बेटा, इधर आ। जैसे ही रमेश अंदर आता है, देखता है उसके पिताजी बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? उठिए। बेटा, अपना ध्यान रखना, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाऊंगा। तेरी माँ के पास जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही मदन की मौत हो जाती है। नहीं पिताजी, उठिए, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? उठिए पिताजी, उठिए। मदन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है, मगर एक भी गांव वाले मदन को देखने नहीं आते। रमेश अकेले सब काम करता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रमेश के पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था। गांव में कुछ खाना ढूंढने निकलता है। चाचा जी, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? बहुत भूख लग रही है, इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे चल हट यहाँ से, तेरे बाप ने हम सभी से पैसे लिए थे और लौटाए भी नहीं। अब बता, हम अपने पैसे कहाँ से ले? वो तो चला गया। चाचा जी, ऐसे बात मत बोलिए, पिताजी तो सभी की मदद किया करते थे। आपको कभी भी काम होता था तो सबसे पहले वही आते थे। अब पैसों की वजह से आप उन्हें गालियां दे रहे हैं, जबकि अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहे। अरे चल चल, ज्यादा ज्ञान मत दे। पैसे लौटा सकता है तो लौटा दे, वरना हट जा सामने से। पिताजी के जाने के बाद रमेश इस समाज का एक दूसरा ही रूप देख रहा था। ऐसा रूप जैसे उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना तो समझ गया मैं, इस दुनिया में पैसा हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। चाहे आप खुद से जितनी भी मदद कर दो, मगर वो कोई नहीं याद रखता। रमेश पिताजी के जाने की वजह से पहले से ही दुखी था। गांव वालों का ये रूप देखकर वो बिल्कुल टूट गया था। जब भी वो गांव में निकलता, सभी ताना मारने लगते। इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, तभी मैं आगे का कुछ सोच पाऊंगा। वैसे भी घर में जितनी देर रहता हूँ, उतनी देर केवल पिताजी की ही याद आती है। रमेश बिना किसी को कुछ भी बताए गांव छोड़कर शहर आ जाता है। यहाँ रमेश किसी को भी नहीं जानता था। सड़क किनारे रहने लगता है। थोड़े बहुत पैसे लोग भीख के तौर पर रमेश के सामने रखकर चले जाते थे।
मगर रमेश को ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, कहीं ना कहीं तो कोई काम दे ही देगा, बस ढूंढना पड़ेगा। रमेश काम की तलाश तो करता है मगर सभी जगह से निराश ही हाथ लगती है। रमेश की नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है। साफ सफाई करने वाले की आवश्यकता थी। अभी तो कोई भी काम कर लूंगा, यहीं जाकर देखता हूँ कैसे रहता है। रमेश साफ सफाई का काम करने लगता है और वहीं से थोड़े पैसे कमाने लगता है। रमेश को इतने पैसे मिल जाते थे जिससे उसका अपना खर्च निकल जाता था। वही काम करते वक्त रमेश की दोस्ती कपिल नाम के एक आदमी से हो जाती है। दोनों साथ में ही काम करने जाते थे। यहाँ पैसे तो मिल रहे हैं, मगर मेरे घर में तो माँ, पापा और दादाजी हैं, पैसे कम ही पड़ जाते हैं। मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मुझे तो ज्यादा तकलीफ नहीं, लेकिन पता है मेरे गांव में मैं आज भी चला जाऊं तो सभी पैसों की ही मांग करेंगे। हाँ भाई, तुमने तो बताया है, मगर तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या बताऊं यार, अब जैसा भगवान करे वो तो सहना ही पड़ेगा। वैसे तुमने बताया था कि तुम्हारे पिताजी ढाबा चलाते थे, तो तुम्हें कुछ बनाना आता है? वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं, मगर हाँ, पिताजी को देखता था बचपन से खाना बनाते हुए, तो वही सब आता है। हाँ, तो उतना भी काफी है। चावल, दाल, रोटी, 2 तरह की सब्जी, अचार, बस इतने से ही तो वेज थाली तैयार हो जाती है। बस यही बनाकर हम बेचते हैं। मैं तो पहले से जगह ले रखा हूँ, मगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानता वेज थाली के बारे में। चल, आज वेज थाली खाने चलते हैं, फिर बताता हूँ क्या करना है। रमेश और कपिल वेज थाली खाने जाते हैं। अच्छा, तो ये वेज थाली, ये सब तो मैं बना ही लूंगा। हाँ, इसीलिए तो बोला हम यही बनाकर बेचते हैं। बोल, कैसा रहेगा? हाँ, ठीक है। कपिल और रमेश काम पर जाते थे और काम से आने के बाद वो अपना काम शुरू करने की तैयारी करते थे। सब कुछ तय हो गया था। दोनों वेज थाली बनाकर बेचने लगते हैं। जैसे जैसे लोगों को खबर मिलती है, वैसे वैसे लोग वहाँ वेज थाली खाने आने लगते हैं। आसपास जितने भी दुकान थे, उन्हें छोड़कर सभी कपिल और रमेश के पास ही आने लगते हैं। दोनों साथ मिलकर सभी काम करते और प्रॉफिट भी बहुत कमाने लगे। कपिल और रमेश ने ललित नामक एक आदमी को अपने साथ काम पर रख लिया। रमेश, ये पैसे रख, मुझे कल दे देना। ठीक है। अगले दिन कपिल रमेश से पैसे मांगता है। रमेश, पैसे दे, सामान लाना है। अरे कपिल, पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। देख रमेश, मजाक मत कर, पैसे दे। आज तक तूने चोरी नहीं की, फिर आज ऐसा क्यों कर रहा है? अरे भाई, तू पागल है क्या? मैं क्यों लूंगा पैसे? अरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। पहले दोनों हमेशा मिलजुल कर रहते थे, मगर अब पैसों को लेकर दोनों के बीच खटास आ गई। ये क्या हो रहा है? मैं कपिल से नहीं लड़ना चाहता, वो भी पैसों की वजह से, मगर उसे कैसे यकीन दिलाऊं मैंने पैसे नहीं लिए हैं। एक दिन एक आदमी वेज थाली पैक करवा कर ले जाता है, मगर कुछ घंटों बाद वापस आता है। भैया जी, ये वेज थाली आप वापस ले लीजिए। मैंने सोचा घर पे खाना नहीं बना है, मगर खाना बन गया था, इसीलिए मैं इसे नहीं खा पाया। आप मेरी तरफ से इसे खा लीजिए, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक वेज थाली रमेश को देकर चला जाता है। अब तो इतनी रात हो गई है, कोई और आएगा भी नहीं, मैं ही खा लेता हूँ इसे। रमेश जैसे ही वेज थाली खाता है, उसे सब कुछ दिखने लगता है कि आखिर पैसे चोरी कौन कर रहा है और चोरी किए हुए पैसे कहाँ है। अच्छा, तो ये पैसे चोरी कर रहे हैं, मगर वेज थाली खाते ही मुझे सब कुछ कैसे दिखने लगा? ये कोई जादुई वेज थाली है क्या? हे भगवान, ये तो मेरी समझ से बाहर है। अगले दिन रमेश कपिल के पास आता है और कहता है, भाई, पता चल चुका है कौन चोरी कर रहा है हमारे पैसे, तू चल मेरे साथ। अरे, ये तो ललित का घर है, यहाँ क्यों लेकर आया है? भाई, इसी ने हमारे पैसे चुराए हैं,
रमेश ने देखा कि ललित ने अपने बिस्तर के नीचे सारे पैसे चुरा कर रखा हुआ है। क्या हुआ, आप लोग यहाँ? रमेश और कपिल देखते हैं बिस्तर के नीचे ही सारे पैसे रखे हुए हैं। अरे ये क्या कह रहे हो आप लोग? तो तुम सारे पैसे चोरी कर रहे थे और तुम्हारी वजह से हमारे बीच लड़ाई हो गई। आज के बाद कभी काम पर आने की आवश्यकता नहीं है। पैसे लेकर दोनों दुकान आ जाते हैं। माफ करना भाई, मैंने तुझे गलत समझा। आज के बाद मैं कभी तुझ पर शक नहीं करूंगा। कोई बात नहीं भाई। रमेश जब सो रहा था तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसके पिताजी थे। रमेश, जिस वेज थाली को तुमने खाया वो जादुई वेज थाली थी, तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए। अब कभी तुम दोनों आपस में मत लड़ना, खासकर पैसों की वजह से। हमेशा साथ मिलकर अच्छे से काम करना। इतना कहकर वो गायब हो जाते हैं। पिताजी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। और हाँ, मैं कल ही गांव वालों को सारे पैसे देकर आऊंगा। रमेश अगले ही दिन गांव आता है और उसके पिताजी ने गांव वालों से जितने पैसे लिए थे सभी को सुद समेत वापस कर देता है।